साथ सियासी चर्चा करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका मैम हमारे कार्यक्रम में पहुंचने के लिए। देखिए, मिर्ज़ापुर जब भी मैं गूगल पे टाइप करती हूँ ना, तो मुझे मिर्ज़ापुर सीरीज़ पता नहीं क्यों नज़र आती है। आपको उसे बहुत ज़्यादा दिक्कत भी है और आप असली मिर्ज़ापुर की असली सांसद हैं। और जाति यानी कि कास्ट सेंसस जो है उस पर हम सवाल पूछेंगे, हम आपके पारिवारिक जो कलाएं हैं उसके बारे में सवाल पूछेंगे। लेकिन मैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सवाल से इस पूरे सेशन की शुरुआत करने वाली हूँ कि आपने जो लॉकडाउन का फ़ायदा उठाया है अपने पेंटिंग स्किल्स और अपने योगा से, प्लीज़ उसे शेयर कीजिए, क्योंकि मुझे लगता है कि ये जाति सेंसस, पारिवारिक जो कलाएं हैं वो थोड़े नॉर्मल सवाल हैं, लेकिन मुझे लगता है इम्पॉर्टेंट सवाल यही है। ऑनेस्टली लॉकडाउन इतना सारा समय था हमारे पास, क्योंकि फिज़िकल मूवमेंट तो रुक गया था और पार्टी की बैठकें मैं वर्चुअली करने लगी थी। तो मुझे लगा कि एक अपॉर्चुनिटी मिली है, आपदा में अवसर ढूंढ लेते हैं। तो आपदा में मैंने अवसर ढूंढ लिया और मुझे लगा कि कुछ ऐसा करूं जो मैं रोज़मर्रा के जीवन में सालों से नहीं कर पाई हूं। और माननीय प्रधानमंत्री जी योगा को इतना प्रमोट करते हैं, तो मैंने सोचा कि सूर्य नमस्कार से शुरुआत करती हूँ। तो मैंने सूर्य नमस्कार भी सीखा और छोटी थी बचपन में बहुत ड्राइंग पेंटिंग के शौक थे, लेकिन बड़े होते होते सब गुम हो गए। तो आपकी मैंने पेंटिंग भी देखी और आपने अपने घर के द्वार के पास में ईवल आई बनाया है, मैं शायद सही हूँ तो। और आपके मैंने कई इंटरव्यूज़ देखे। जब मुझे ये पता चला कि मुझे आपका इंटरव्यू लेना है तो मैंने आपके 5-6 सालों में जितने इंटरव्यूज़ थे सब देखे और मैं बहुत इंप्रेस भी थी, क्योंकि जो ट्रिमेंडस चेंज मैंने आपके अंदर देखा है। आप LSR से पढ़ी हुई हैं, MBA किया है, और जिस तरीके से आपको आपकी पॉलिटिकल जिम्मेदारी थी वो बाई एक्सीडेंट था, सब कुछ बाई एक्सीडेंट था। तो ऐसे में आप कहती हैं कि मैं हमेशा अपनी डायरी में लिखती थी आई एम गॉड्स फेवरेट चाइल्ड, और आप ईवल आई भी मनाती हैं। तो मंगल अमंगल मानती हैं कि आपकी थोड़ी सी सुपरस्टिशियस हैं? सुपरस्टिशियस नहीं हूँ, मैं बहुत लॉजिकल हूँ, साइंटिफिक हूँ और मैं एनर्जी में विश्वास रखती हूँ। मुझे लगता है कि ये सारी दुनिया पॉजिटिव एनर्जी से चलती है। मैं अपने कार्यकर्ताओं को भी हमेशा कहती हूँ कि जीवन में हमेशा सकारात्मक रहो। जिंदगी में कुछ भी करना है, अपने आप को बेहतर बनाने के लिए काम करो। दूसरे का नुकसान करना, दूसरे को पीछे करना, ये सोच जीवन में कभी नहीं होनी चाहिए। मुहूर्त देख के काम करती हैं? नहीं, मैंने आपसे पहले भी कहा कि मैं बहुत साइंटिफिक हूँ और मैं पॉजिटिव एनर्जी में विश्वास रखती हूँ। और मुझे लगता है मैं हमेशा पॉजिटिव थॉट्स के साथ, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अपने आप को कैसे इम्प्रूव करना है और सारी दुनिया में जो भी बेहतरीन है, जो भी अच्छा है, उससे सीखो। पूरी जिंदगी सीखने के लिए होती है। अपने आप को बेहतर बनाने पे हमेशा मैं ध्यान देती हूँ। तो पॉजिटिव एनर्जी में विश्वास रखती हूँ, उसके साथ आगे बढ़ती हूँ। जब हम एक्सरसाइज करते हैं ना तो हम वार्म अप जरूर करते हैं, शायद आप भी वार्म अप करती होंगी। तो दीज आर सम वार्म अप क्वेश्चंस। तो एक क्वेश्चन है जो कि मैं बहुत समय से, क्योंकि मैं आपके इंटरव्यू जब देख रही थी तो उसमें एक क्वेश्चन है कि आपके फादर, आप ही कहती हैं कि पापा कभी नहीं चाहते थे कि हम पॉलिटिक्स में आए, लड़कियों को पॉलिटिक्स में आना चाहिए। आपकी शादी हुई, 20 दिन बाद उनका निधन हो गया। तो क्या आप उस लाइफ को मिस करती हैं जो कि आपके फादर ने आपके लिए देखी थी? शादी, बच्चे, परिवार, एक हैप्पी लाइफ, उसे मिस करती हैं? पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि मेरे पिता महिलाओं के राजनीति में प्रवेश के आने के खिलाफ नहीं थे, लेकिन हम चारों बेटियां जो थे वो बस अपने एकेडमिक चीज़ों में लगे रहते थे। तो कभी उनके मन में ऐसा ख्याल नहीं था कि कोई भी बेटी आगे आकर राजनीति करेगी। वो हमेशा यही सोचते थे कि पार्टी का कोई व्यक्ति ही निकल कर चलाएगा। हालांकि उस समय इन सब बातों का बहुत समय भी नहीं था। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि सामान्य जीवन जो हम जीते हैं और राजनीतिक सामाजिक जीवन जो हम जीते हैं, दोनों में बहुत अंतर होता है। और हमारी बहुत सारी सोशल पॉलिटिकल कमिटमेंट्स ऐसी होती हैं कि जिसके चलते अपने लिए कुछ पल चुराना मुश्किल होता है। तो मैं हाँ मिस करती हूँ, बिल्कुल करती हूँ। और कोशिश करती हूँ कि कुछ जो मैं तब कर लेती थी वो छिपा के कर ही लूँ। जैसे आपकी छोटी बहन है अमन, तो उन्हें पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो बिल्कुल साफ कहती हैं कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स। आपके पास तो ये लग्जरी नहीं है।
एक्चुअली वाकई में मेरी छोटी बहन को कोई रुचि नहीं है राजनीति में, और हम दोनों बहनें साथ में बहुत समय बिताते हैं, और मुझे लगता है कि जो समय मैं अपनी छोटी बहन के साथ बिताती हूँ वो मेरे लिए खुशी के सबसे बड़े पल होते हैं। और मैं अपने कितने भी व्यस्त कार्यक्रम के बीच में से अपनी बहन के साथ कुछ ना कुछ ऐसा जो हम दोनों को खुशी देता है वो करने के लिए समय निकाल लेती हूँ। परिवार की बात आ रही है, आपको भी पता है कि फिर कौन सा क्वेश्चन होगा। तो कहते हैं कि जब कोई बाहर से आपको चोट पहुंचाता है ना, उसे आप झेल लेते हैं, लेकिन जब परिवार में अंदर में कोई कलह होते हैं उसको झेलना थोड़ा मुश्किल होता है। तो माँ को आप बहुत प्यार करती हैं, तो माँ को अपने साथ लाने की कोशिश कर रही हैं? माँ का स्थान जीवन में सबसे ऊपर होता है, और माँ और बेटी का रिश्ता ऐसा होता है कि उसे कभी वो उसमें कोई कमी नहीं आ सकती। माँ के प्रति आदर प्रेम न कभी कम हुआ था न कभी कम होगा। मैं रेगुलरली जाती भी हूँ, माँ से मिलती भी हूँ, उनका आशीर्वाद भी लेती हूँ, और कोशिश भी कर रही हूँ कि राजनीतिक दृष्टि से यदि उनका संरक्षण पार्टी को मिले, वो हमारे साथ आए, उनका अनुभव मिले, तो हमने इसका एक प्रस्ताव भी भेजा है और मुझे लगता है कि कुछ सकारात्मक हो। तो मैं कोशिश करती रहती पहले हूँ। हम एक साथ रैलियां करते हुए हाथ से हाथ मिलाते हुए माँ बेटियों को देख पाएंगे? मैं कोशिश कर रही हूँ, मैंने हमेशा की है। मैंने पहले भी कहा कि मेरी सोच हमेशा सकारात्मक रही है, मैं नेगेटिव एनर्जी में विश्वास ही नहीं रखती, और मेरे हाथ में तो यही है कि मैं कोशिश कर सकती हूँ, कर रही हूँ। अब एक और बात है अनुप्रिया पटेल की कि वो हर सवाल का जवाब ज़रूर देती हैं। तो हमारी यूनिवर्सिटी में कहते थे कि सवाल कुछ भी आए, पास होना है तो जवाब अपनी जो आपको आता है उसको ही देना है। तो आपके साथ भी वही है कि जो जवाब आता है वही देती हैं। 2016 में आपको मंत्री बनाया, उसके बाद आप हट गई। 2017 में चुनाव आए तो आपको 2016 में बना दिया गया, फिर 2022 में अब आने वाले हैं, आप फिर से मंत्री बन गई हैं। तो ये अवसरवादिता को देख के कभी कभी खींच नहीं होती है बीजेपी की? नहीं, हम मंत्री पद के बारे में कभी सोचते ही नहीं है। हम ये सोचते हैं कि हमारी सामाजिक न्याय की जो लड़ाई है उसकी धार और तेज कैसे हो। हमारी पार्टी का गठन हुआ जो हाशिए पर पड़ा हुआ वर्ग है, वंचित है, शोषित है, सदियों से सताया हुआ है, उसके हक अधिकार के लिए आवाज उठाना, उसकी भागीदारी कैसे हो, उसका प्रतिनिधित्व कैसे हो, तो उसके लिए हम निरंतर काम करते हैं। तो हमारा जब लक्ष्य ही अलग है तो मुझे लगता है कि बाकी सारी चीज़ों पर ध्यान जाता ही नहीं है। हम अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहते हैं, पद रहे तो भी, ना रहे तो भी, रहेगा तो भी और करेंगे, नहीं रहेगा तो और उससे ज़्यादा करेंगे, ये हमारी सोच है। आप हमेशा अपने इंटरव्यूज़ में कहती हैं, तो मैंने पहले ही उसका आंसर भी दे दिया है कि आप कहती हैं कि जितनी मेरी क्षमता है उसके मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुझे मेरा पद दिया है। लेकिन क्या आपको सच में लगता है कि एक लड़की जो LSR से पढ़ी है, MBA भी है, उसकी क्षमता बस इतनी ही थी कि बस वो एक बार मंत्री बनेगी, फिर मंत्री बनेगी, फिर वो हट जाएगी, फिर वो बीजेपी के खिलाफ कुछ बोलती है, तो इतनी क्षमता है? आप नहीं मानती कि आपको CM का चेहरा होना चाहिए? मेरी क्षमताओं का आकलन किसी पद से क्यों कर रही हैं आप? मेरी क्षमताओं का आकलन ये है कि आप यहाँ मुझे बैठाकर मुझसे बात कर रही हैं, मेरे बारे में इतना जानने के लिए, समझने के लिए आप इतनी इच्छुक हैं, और मुझे आप ये मौका दे रहे हैं कि मैं अपनी बात को आपके इस फोरम के मंच से पूरे प्रदेश की जनता से कह रही हूँ। तो मेरी क्षमता इतनी है कि पूरे प्रदेश और देश की जनता मुझे सुन रही है, तो केवल एक पद तक उसे सीमित मत करिए। लेकिन जब नेता जितने बड़े ओहदे पे पहुंचता है, उसके पीछे पीछे चलने वाले लोग भी उसके साथ उतना लेवल अप होते रहते हैं। तो क्या आप मानती हैं कि आपको CM का चेहरा होना चाहिए? देखिए, अभी हम एक भारतीय जनता पार्टी के साथ सहयोग में मिलकर साथ में चुनाव लड़ रहे हैं, और जो आज की परिस्थिति है उसमें भारतीय जनता पार्टी एक बड़े भाई की भूमिका में है और हम एक छोटे भाई की भूमिका में हैं। इसलिए जहाँ तक मुख्यमंत्री का सवाल है, ये फैसला भारतीय जनता पार्टी ने करना है, बड़े भाई ने करना है, और हम उनके साथ में हैं। हमको मिलकर सरकार बनानी है, उसके लिए हम सारे कार्यकर्ता लगे हुए हैं, पूरी तरीके से अपने संगठन को दुरुस्त कर रहे हैं। फिर से हमें मौका मिले, जनता का आशीर्वाद मिले, फिलहाल हमारी यही कोशिश है। ठीक है, इसी के बीच में, क्योंकि ये तो सवाल जो था वो थोड़ा सा कम इम्पोर्टेंट था, मैं दूसरे एक ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल पे आती हूँ। मिर्ज़ापुर के बारे में मैंने बात की, आपने उसकी शिकायत भी की थी, लेकिन आप वेब सीरीज़ देखती हैं? वेब सीरीज़ देखती हूँ। आपका फेवरेट कौन सा है? नहीं, फेवरेट नहीं बताऊंगी, बहुत सारे देखती हूँ। हाँ। लेकिन इंग्लिश देखती हैं, हिंदी देखती हैं? दोनों देखती हूँ। अच्छा, दोनों देखती हैं हूँ। आप? बहुत बार देखा है। ठीक है। बहुत बार देखा है। मैं इतना ही कहूँगी कि मिर्ज़ापुर वेब सीरीज़ में
मिर्जापुर को ठीक है, आप कह सकते हैं कि काल्पनिक है, आपने डिस्क्लेमर दे दिया, लेकिन जो आप दिखाना चाह रहे हैं वैसा मेरा मिर्जापुर नहीं है। मेरा मिर्जापुर बेहद खूबसूरत है प्राकृतिक दृष्टि से। इस भारतवर्ष के जितने अच्छे खूबसूरत जलप्रपात होंगे वैसे मैजेस्टिक वाटरफॉल्स मिर्जापुर में है। माँ विंध्यवासिनी की धरती है, चुनार का ऐतिहासिक किला है, इतना खूबसूरत है मिर्जापुर। जंगल है, पहाड़ है, गंगा की धारा है, विंध्याचल की पर्वत हैं। तो मुझे लगता है कि एक बार आके लोगों को मिर्जापुर जरूर देखना चाहिए, और एक बदला हुआ मिर्जापुर जिसमें विकास की बयार चल रही है। पर आपने लोगों को अभी तक वेब सीरीज रिकमेंड नहीं की है। आपने कहा है कि मैं अपने तक ही रखूंगी, मैं लोगों को बताऊंगी नहीं कि मैं कौन सी। मैं ये चाहती हूँ कि आप मिर्जापुर को आइए और मिर्जापुर को देखिए, और मिर्जापुर कैसे बदला है उसको देखिए। ठीक है, लेकिन एक सवाल है महिला के तौर पर, और मैं हमेशा जब भी कोई महिला सांसद नेता होती है मुझसे हमेशा पूछती हूँ कि बीजेपी में जब तक योगी जी हैं, क्या आपको लगता है कि तब तक कोई भी महिला जो है उसको सीएम पद की रेस में भी कभी वो होगी? कभी भी बीजेपी की ओर से कभी भी महिला नेता कभी सीएम बन पाएगी? ये आपने इतना बड़ा आरोप लगा दिया। देखिए, मुख्यमंत्री की बात जहां तक है, मैंने पहले भी कहा कि ये पार्टी ने तय करना है, भारतीय जनता पार्टी ने तय करना है। आवाज उठाने वाली बात भी तो होती है ना। नहीं, मुझे लगता है कि इस विषय पर मुझे टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मेरी पार्टी जब ये तय करने की परिस्थिति में होगी तो ये हमारा विषय होगा। इट्स राइट टाइम टू गो देयर एंड फाइंड इट। मैं बीजेपी के निर्णयों में और उनके मसलों में कैसे हस्तक्षेप कर सकती हूँ, ये भारतीय जनता पार्टी ने तय करना है और ये हम उन पर छोड़ते हैं। हमारी पार्टी में महिलाओं की बहुत भागीदारी है। आप सामने देखिए ना कितनी महिलाएं नजर आ रही है, मंत्री बन के बैठी हुई है। पार्लियामेंट में अभी भी थोड़ी सी कमी है शायद। पार्लियामेंट में निश्चित रूप से भागीदारी बढ़ रही है और प्रयास भी किए जा रहे हैं। इस बार आप देखिए मोदी जी के मंत्रिमंडल में बहुत सारी महिलाएं शामिल हुई हैं, तो नई जिम्मेदारियां महिलाओं को मिल रही हैं और धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है। कास्ट सेंसस के बारे में आप बार बार बहुत मुखर होकर बात करती हैं, क्यों ये कास्ट सेंसस आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट है? ये मेरे लिए नहीं, ये देश के लिए इम्पोर्टेंट है। चुनावों के लिए ये नहीं, ये चुनाव के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ये देश की जरूरत है, ये बहुत जायज मांग है। और 1931 के बाद हमारे देश में जाति जनगणना नहीं हुई। आज देश में पिछड़ा वर्ग एक बहुत बड़ी आबादी है, उसमें बहुत सारी जातियां आती हैं। ऐसी बहुत सारी जातियां हैं जो आज अदृश्य के रूप में हैं, उनकी कोई पहचान नहीं है। आप जब तक कास्ट सेंसस नहीं करेंगे, आपके पास जो कमजोर तबका है या ओवरऑल प्रामाणिक आंकड़े नहीं आएंगे। और जब तक आप जानेंगे नहीं कि भारत जातियों का देश है, जातियों के वजूद को आप नकार नहीं सकते। और इसलिए किस जाति की कितनी आबादी है, ये आंकड़े हमें एक साइंटिफिक तरीके से किए हुए जनगणना की एक्सरसाइज से ही पता चलेगा। और जब हमारे पास आबादी के सही आंकड़े होंगे हर समूह के, हर जाति समूह के, तो सरकारें उसके लिए अपने नीति निर्धारण को भी सही तरीके से कर पाएंगी। इसलिए मुझे लगता है कि 1931 में जिस जातीय जनगणना के प्रश्न पर एक पूर्ण विराम लगा, उसको हमें फिर से एक नए भारत की ओर हम बढ़ रहे हैं, हमें करने की जरूरत है। जो देश का विशेष तौर से दबा कुचला वर्ग है, उसकी भी भागीदारी, उसका भी प्रतिनिधित्व देश के पावर और प्रिविलेज सर्किट में होना चाहिए, और उसके लिए उनकी आबादी के प्रामाणिक आंकड़े हमारे पास होने चाहिए। अनुप्रिया जी एक सवाल मैं बीच में ले रहा हूँ। आपने जातीय जनगणना की बात कर दी कि वो होने चाहिए, लेकिन एक बड़ा सवाल है जो कि उत्तर प्रदेश में उठ रहा है कि कोटा विद इन कोटा, आरक्षण के भीतर आरक्षण। तो कहा यह जाता है कि जो दबंग जातियां हैं, वो जो अति पिछड़ी जातियां हैं, उनका कोटा लेती हैं। तो आपका स्टैंड क्या है? क्या आपको मैं लगता बिल्कुल है बताती कि हूँ, कोटा विद इन कोटा अभी लागू होना चाहिए? कर्पूरी फॉर्मूला जैसे बिहार में लागू है वैसे उत्तर प्रदेश में लागू होना चाहिए? मैं इसको स्पष्ट कर देती हूँ। अक्सर ये विषय जो आपने कहा, ये राजनीति में उठता है चर्चा में कि बहुजन आंदोलनों के माध्यम से जनतंत्र में जो राजसत्ता पैदा हुई, उसमें अवसरों का लाभ उन जातियों को ज्यादा मिला जिनका संख्या बल अधिक है, और जिन जातियों का मैंने अभी एक शब्द इस्तेमाल किया अदृश्य, यानी बहुत छोटी है, संख्या बल कम है, उन तक लाभ नहीं पहुंचा। तो मैं इसीलिए कह रही हूं कि मेरी पार्टी का कहना है कि जब आप कास्ट सेंसस कराएंगे तो छोटी छोटी बहुत छोटे संख्या बल वाली जो जातियां हैं, उनकी संख्या के सही आंकड़े क्या है ये स्पष्ट रूप से सामने आएंगे। जब आपके पास पिछड़ा वर्ग में सारी जातियों के आंकड़े स्पष्ट रूप से प्रामाणिक आंकड़े सामने आएंगे, तब आप ये तय कर पाएंगे
कि जो भी सरकार के कानूनों का, सरकार की योजनाओं का लाभ है, किसको अनुपात में उसकी आबादी के कितना मिलना चाहिए, किसको ज्यादा मिला, किसको कम मिला, किसको नहीं मिला। लेकिन जब तक आपके पास आबादी के आंकड़े नहीं हैं, आप ये फैसला नहीं कर सकते। ये सिर्फ एक अनुमान होगा, ये एक अनावश्यक चर्चा भी हो सकती है कि किसी ने ज्यादा लिया, किसी ने कम। आंकड़े ही आधार बनेंगे, और जब आंकड़े आ जाएं तो मुझे लगता है जिसकी जितनी आबादी है उसको आबादी के अनुपात में प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। हमारी पार्टी इसकी पक्षधर है। एक सवाल जुड़ा हुआ है, बिहार में कर्पूरी फॉर्मूला लागू है, वहाँ पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग दोनों है, तो क्या जब तक आप कह रही हैं कि जब तक जातीय जनगणना नहीं हो तब तक उत्तर प्रदेश में ये लागू नहीं होना चाहिए? मैं स्पष्ट रूप से कह रही हूं कि कोई भी बड़ा निर्णय यदि हमने लेना है, मैं यहाँ उदाहरण दूंगी कि जब 90 के दशक में मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू हुई तो उसमें कहा गया कि 54% आबादी है पिछड़ों की, लेकिन उसका आधार क्या था? 1931 की जनगणना। यदि आज की तारीख में हम उत्तर प्रदेश या पूरे देश में कोई भी बड़ा कानून बनाना चाहते हैं या कोई डिसाइसिव निर्णय लेना चाहते हैं तो उसका साइंटिफिक ग्राउंड होना चाहिए, साइंटिफिक आधार होना चाहिए, नहीं तो आपका निर्णय सही नहीं होगा। अगर आपको उपयुक्त उचित निर्णय लेना है तो उसका आधार वैज्ञानिक होना चाहिए। सिर्फ इतनी मेरी अपील है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक शिक्षा भर्ती को लेकर आप बहुत मुखर भी रही हैं और आपने खुद सरकार से ये अपील भी की है कि जिस तरीके से अनियमितताएं बढ़ती गई हैं भर्तियों में, उसके बारे में क्या कहेंगे? आपने उसको लेकर अभी तक क्या कुछ किया है? देखिए, हमारे 69,000 शिक्षक भर्तियां हुई और इसमें हमारे बहुत बड़ी संख्या में जो छात्र हैं वो आंदोलन कर रहे हैं। आज मुझे लगता है लगभग 3 महीने होने जा रहे हैं और छात्रों की मनोदशा भी समझ में आ रही है। इतना लंबा आंदोलन चल रहा है और उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। मैंने इस विषय को उठाया है शीर्ष स्तर पे, क्योंकि इसमें पिछड़ा वर्ग आयोग में भी जो सिफारिश आई है उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि आरक्षण के नियमों की अनदेखी हुई है। तो जब हमारा आयोग भी इस बात को कह रहा है तो ये एक ऐसा विषय है जिस पर सरकार को संवेदनशीलता दिखानी भी चाहिए, और कोई समस्या स्पष्ट रूप से झलक कर आ रही है तो लोकतंत्र में सरकार की जिम्मेदारी भी बनती है कि उसका समाधान करे। और मैंने चूंकि इस विषय को उठाया भी है शीर्ष स्तर पे और मुझे ये आश्वासन भी मिला है कि इसका समाधान किया जाएगा, तो मैं विश्वास मुझे होता है कि शीघ्र ही कोई सकारात्मक परिणाम इसके सामने आएंगे और हमारे अभ्यर्थी जो आंदोलन कर रहे हैं उनके साथ अन्याय नहीं होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। 2022 में कौन जीत रहा है? 2022 में तो मैदान साफ है, हम दोबारा सरकार बनाएंगे और मजबूती के साथ बनाएंगे। तो आपके सहयोगियों ने और आपके साथियों ने कह ही दिया है, लेकिन अपना दल जो है वो क्या इस बार ज्यादा सीटों की मांग करने वाला है, और अगर करने वाला है तो कितनी करेगा? और प्लीज अनुप्रिया जी, इस बार तो आपको क्लियरली आंसर देना पड़ेगा, आप वही आंसर शीट नहीं दोहरा सकती। देखिए, मैं एक बात आपको बताऊं कि 2 दल जब साथ में आते हैं सीटों के बंटवारे के लिए तो जिद से फैसले नहीं होते। हम जब नेगोशिएशन के टेबल पे बैठते हैं तो कौन सी सीट, कौन सा दल लड़ेगा, कौन सी पार्टी लड़ेगी, इसके बहुत सारे पहलू होते हैं। वहाँ के जातीय समीकरण क्या हैं, वहाँ पे पार्टी के संगठन की क्या स्थिति है, वहाँ पे जो हमारे विपक्षी हैं उनकी तरफ से कौन प्रत्याशी मैदान में आएगा, ऐसे तमाम पहलू होते हैं जिनको देखते हुए हमें सीटों का बंटवारा करना पड़ता है और ये तय करना पड़ता है, दोनों पार्टीज या जितने भी सहभागी दल हों उनको देखना पड़ता है कि किस सीट पे किस पार्टी का प्रत्याशी जीत की दिशा में बढ़ सकता है। तो नेगोशिएशन टॉक्स में हम कोई एक फिक्स आंकड़ा नहीं दे सकते हैं कि अनुप्रिया पटेल तो इतनी सीटों से कम में लड़ेंगी ही नहीं, ऐसा नहीं होता। हमारी ये इसमें एक समझदारी की जरूरत होती है कि जब हम एक संयुक्त लक्ष्य के लिए आगे बढ़ रहे हैं तो हमें फ्लेक्सिबल होकर निर्णय लेने पड़ते हैं और वो उचित समय पर ही होते हैं। अभी तक तो हमने भारतीय जनता पार्टी के साथ एक बैठक भी नहीं की सीटों के बंटवारे को लेकर, तो मैं कैसे आपको कह सकती हूँ कि हमारी पार्टी इतनी सीटें लड़ेगी और इससे कम में तो लड़ेगी ही नहीं। सहयोगात्मक भूमिका में जब हम रहते हैं और पॉजिटिव होकर आगे बढ़ते हैं तो सकारात्मक परिणाम भी आते हैं, रास्ते भी निकलते हैं। और हमारा जो ये 3 इलेक्शन का रिश्ता है, अभी 7 साल हो गए, ये चौथा इलेक्शन है, मुझे लगता है कि
भारतीय जनता पार्टी और अपना दल के कार्यकर्ताओं में और लीडरशिप में दोनों तरफ बहुत पॉजिटिविटी है और हमें कोई दिक्कत नहीं आने अच्छा, वाली। इन 7 सालों में क्या आपको लगता है कि आपने अपनी मदर के खिलाफ जाकर जो ये फैसला लिया बीजेपी के साथ आने का, क्या आपको लगता है कि ये सही फैसला था? नहीं, माँ के खिलाफ तो मैं कभी हो ही नहीं सकती। बेटी माँ की परछाई होती है, माँ के खिलाफ बेटी कैसे हो सकती है। मैंने जो फैसला लिया है वो पार्टी कार्यकर्ताओं के जनमानस के भविष्य को देखते हुए लिया है। सामाजिक न्याय की चिंतन धारा के प्रति हमने देखा कि माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रतिबद्धता है और उसको देखते हुए हमें ये उचित लगा कि अपना दल को और भारतीय जनता पार्टी को साथ में आना चाहिए और हम साथ में आए। हमें जनता ने इस गठबंधन को हृदय से स्वीकारा तो यानी कि निर्णय सही ही हुआ ना, नहीं तो जनता हमें नकार देती। हम और आप अपने आप को सर्टिफिकेट देने वाले कौन होते हैं? जनता तय करेगी, जनता ने तय कर दिया। सर्टिफिकेट पे ही आने वाली थी अगला जो मेरा क्वेश्चन था। अनुप्रिया जी, एक सवाल आपका सप्लीमेंट्री सवाल है। आपने कहा कि हम लोग साथ साथ आए, बीजेपी के साथ आए, तो आपको लगता है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ही लड़ना चाहिए और उन्हीं का चेहरा सामने रखकर चुनाव में जाना चाहिए, और चुनाव में अगर जीत मिलती है तो मुख्यमंत्री फिर से योगी आदित्यनाथ को ही बनना चाहिए? आप मुझसे ऐसे सवाल पूछ रहे हैं जिसपे मैं फैसला लेने की अधिकारी नहीं हूँ। हम पर्सनल चॉइस पूछ नहीं, रहे हैं। व्यक्तिगत चॉइस से तो राजनीति नहीं चलती, ना ही सरकारें चलती हैं। ये एक व्यवस्था होती है जिसके अनुरूप इतने बड़े फैसले लिए जाते हैं। माननीय योगी जी ने प्रदेश को 5 साल तक अपनी ऊर्जा से नर्चर किया है, विकास के तमाम कार्य किए हैं। उनका चेहरा आगे रखना है, नहीं रखना है, उनको क्या जिम्मेदारी देनी है, ये हम तय नहीं कर सकते। ये फिर मैं कह रही हूँ कि ये भारतीय जनता पार्टी का मसला है और अपना दल उसमें हस्तक्षेप कतई नहीं करेगा। लेकिन जिस तरीके से अगला सवाल मैं पूछने वाली थी वो सर्टिफिकेट को ही लेकर था, और इम्पॉर्टेंट सवाल है, जैसे कि मैं हर बार अपने इम्पॉर्टेंट सवाल पूछ रही हूँ कि आपने अपने फादर की लेगेसी को कहीं आगे बढ़ा दिया है, तो कभी कभी खुद को सर्टिफिकेट के तौर पर थोड़ा प्राउड फील करती हैं आप? मुझे मन में ये भाव ज़रूर आता है कि पापा को ट्रिब्यूट दिया है और उनका जो सपना था उसको पूरा करने के लिए कुछ कर पा रही हूँ अपने कार्यकर्ताओं के साथ के कारण, और अभी और आगे जाना है क्योंकि पार्टी के नेता के रूप में तो जिम्मेदारी मेरी है ही, लेकिन मन से जो जिम्मेदारी है वो एक बेटी की अपने पिता के संघर्षों के प्रति है और वो मैं ज़रूर निभाना चाहती हूँ। और मैंने तय किया है कि रक्त की अंतिम बूंद तक मेरे पिता की विचारधारा को आगे ले जाने के लिए मैं लड़ती रहूँगी। आप हमेशा अपने फादर की बातों में इमोशनल हो जाती हैं और मैं अभी भी आपको देख रही हूँ कि आप इमोशनल फिर से हो गई हैं, एंड वी अंडरस्टैंड दैट। लेकिन इस बार जो एनसीआरबी की रिपोर्ट आई है यूपी को लेकर, उसमें बताया गया है कि महिलाओं के प्रति जो अत्याचार है वो 66% ज़्यादा बढ़ गया है। क्यों हो रहा है ये? योगी जी ने तो तमाम स्क्वाड और ये रोमियो स्क्वाड न जाने कौन कौन सी बातें की थी, लेकिन उसके बावजूद भी ये सब कुछ क्यों हो रहा है अनुप्रिया जी? देखिए, मैं एक बात, महिला स्वयं हूँ, आप भी महिला हैं, मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि एनसीआरबी के आंकड़े मैंने नहीं देखे, आप जो कह रही हैं वो सही हो सकता है। महिलाओं के प्रति अत्याचार तब तक नहीं रुकेगा जब तक हम अपने समाज की सोच नहीं बदलेंगे, और समाज को बदलने की शुरुआत हमने अपने घरों से करनी है। हम अपने घर और परिवार के वातावरण को बदलना नहीं चाहते और हम सोचते हैं कि सरकार आए और सब कुछ हो जाए। आज हम अपनी बेटी के लिए क्या चाहते हैं वैसी ही सोच हमें किसी और की बेटी के प्रति भी होनी चाहिए। ये संस्कार जब तक परिवार में विकसित नहीं होगा तब तक समाज नहीं बदलेगा। नेता के रूप में आने वाले, ब्यूरोक्रेट्स के रूप में आने वाले, जजेस के रूप में आने वाले, मीडिया के रूप में आने वाले, सरकार के रूप में आने वाले लोग कौन हैं? सब इन्हीं परिवारों के बीच से, समाज के बीच में से निकले हैं। हम अपने फाउंडेशन में क्या संस्कार लेकर आए हैं, वो जब हम एक जज के रूप में बैठते हैं, एक मीडिया रिपोर्टर के रूप में बैठते हैं, एक नेता के रूप में बैठते हैं, मुख्यमंत्री के रूप में बैठते हैं, किसी भी भूमिका में जब हम होते हैं तो वो संस्कार, वो माइंडसेट हमारा पीछा नहीं छोड़ता। तो क्या हम महिला अधिकारों की जहाँ तक बात है इतना तय कर सकते हैं कि अपने घर से शुरुआत करें? हमारी आदत है हमेशा बेटियों को पाठ पढ़ाने की। बेटियां, फॉर एग्जाम्पल, अक्सर मैंने देखा है कि बेटियों की ड्रेसिंग के ऊपर बड़ी टिप्पणियां होती हैं। लड़की ने ऐसे पैंट क्यों पहन लिए, रिप्ड जीन्स क्यों पहन ली।
हम लड़कों से कभी क्यों नहीं कहते? आप ही की पार्टी के हैं पूर्व मुख्यमंत्री जिन्होंने रिप्ड जीन्स को लेकर कहा था। देखिए, फिर आपने कहा कि बीजेपी के मुख्यमंत्री ने कहा था। मैं कहना चाह रही हूं कि बीजेपी नहीं, आपको सारे जितने हिंदुस्तान में पार्टियां हैं उनके अंदर ऐसे नेता मिल जाएंगे जो इस प्रकार की अभद्र अशोभनीय टिप्पणियां करेंगे। इट्स अबाउट आवर माइंडसेट। ये हमारे संस्कार का विषय है कि हम महिला को आज भी किस दृष्टि से देखते हैं, हम बेटी को, बहू को, बहन को किस दृष्टि से देखते हैं। सारे बंधन, सारी जंजीरें सिर्फ औरत के लिए, सिर्फ लड़की के लिए। बेटी तो अंधेरा हो घर के अंदर आ जाए, बेटे को पाठ नहीं पढ़ाएंगे ना कि अंधेरा हो गया तुमको भी घर में आना है या घर के बाहर रहना है तो लड़की के प्रति आपका ये व्यवहार होना चाहिए। ये सिखाना ज्यादा जरूर होता है। लड़कियों के प्रति शालीन दृष्टि रखना जरूरी होता है और शालीन दृष्टि के साथ शालीन व्यवहार, शालीन भाषा सिखाते हैं हम अपने बेटों को, वो सिखाना जरूरी। जब ये हम बेटों को सिखाना शुरू करेंगे तो वही बेटे एडमिनिस्ट्रेशन में जाके, मीडिया में जाकर, पुलिस में जाकर, सब जगह जाकर उनको पता होगा नहीं ये मेरी सीमा है, ये मेरा संस्कार है, यही मुझे करना है। तो ये जरूरत है करने की। तो अब हम अपने सेशन के आखिरी चरण में पहुंच चुके हैं, लेकिन 2 सवाल है मेरे। पहले सवाल वो है कि जो सोशल मीडिया पर जब मैंने अपने जान पहचान के लोगों को कहा कि मैं आपसे इंटरव्यू कर रही हूँ, तो उन्होंने हमसे कहा कि जो पॉलिटिकल क्वेश्चंस है वो तो हम बड़े सुनते हैं और वो जवाब भी दे देती हैं, लेकिन एक सवाल है कि जब आप पार्लियामेंट में जाते हैं तो क्या आप लोगों के अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं जो आपकी महिला नेता जो है आप लोगों के आपस में कुछ चैट वैट होती है, या आपकी फेवरेट ऑपोजिशन की या विपक्ष की महिला नेताएं कौन कौन सी है, सांसद कौन कौन सी हैं? ऑपोजिशन की ही बतानी है? हाँ, अपनी तो फेवरेट होंगी ही होंगी, लेकिन ऑपोजिशन में कौन सी हैं? नहीं, मुझे लगता है कि वैसे तो आपको मुझसे पूछना चाहिए कि मेरी फेवरेट महिला एमपीज या लीडर्स कौन है, लेकिन अगर आप ऑपोजिशन में पूछ रहे हैं तो आई वुड से कि मैं एनसीपी की सांसद है, मेरी बहुत अच्छी मित्र है और जिनसे मैं बहुत कुछ सीखती भी हूँ, सुप्रिया सुले जी। मुझे लगता है कि शी इज़ वन ऑफ माई फेवरेट्स एंड अ वेरी गुड फ्रेंड एंड आई लर्न अ लॉट फ्रॉम हर। तो मैं उनकी प्रशंसक भी हूँ, लेकिन उसके साथ साथ पार्लियामेंट में और भी पार्टीज हैं, उनकी भी बहुत सारी महिला सांसद है जो मेरी मित्र हैं और मुझे लगता है कि हर किसी से आप कुछ ना कुछ अच्छा सीख सकते हैं। तो अब क्योंकि लास्ट जो सवाल है उससे पहले एक छोटा सा और सवाल है कि आपकी जो ये साड़ी कलेक्शन है ये आपने रिसेंटली करना शुरू किया है, इतनी खूबसूरत साड़ियाँ, या फिर ये आपको बचपन से शौक था कि जब मैं एमपी बनूंगी तो साड़ी कलेक्शन करूंगी? बचपन में मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं एमपी बनूंगी। हाँ। और राजनीति में आने का देखिए कभी कोई ख्याल ही नहीं था। मुझे नेता अच्छे ही नहीं लगते थे, क्योंकि स्कूल में जब हम पढ़ते थे कोई नेता आ जाता था उसका भाषण सुन के हम सो जाते थे, तो मुझे नेता कभी अच्छे नहीं लगते थे। आई होप कि आप वो वाली नेता ना हो। लेकिन अब दूसरा सवाल जो कि एकदम लास्ट है और ये रिक्वेस्ट है, ये सवाल नहीं है। देखिए, आपको सबको पता है कि अनुप्रिया जी जो हैं वो पेंटिंग बहुत अच्छा करती हैं, ये तो उन्होंने खुद भी बताया है, लेकिन वो गाना भी बहुत अच्छा गाती हैं और वो गज़लें भी सुनने का बड़ा शौकीन है। और हम दोनों की शायद ये हम दोनों कॉमन में है कि हम वेब सीरीज़ भी बहुत देखते हैं और शायद आप भी बहुत देखती हैं, और हम दोनों गाना भी बहुत अच्छा गाते हैं, लेकिन आज आप गाना सुनाएंगी। राजनीतिक मंच पे गाना भी सुनवाएंगे? हाँ, बैठक है, बैठकी कर रहे हैं हम लोग, तो तभी तो साड़ियों की भी बात कर रहे हैं। नहीं, साड़ियों का तो मुझे शौक है। हाँ, तो बस अब गाने जो है वो खूबसूरत से कोई गाना। मुझे पानी पिला दीजिए। ठीक है, जरा पानी पिला दीजिए। आप क्या करती हैं बताइए। आपके क्या शौक है ये भी बता दीजिए। मेरे कोई भाई, मैं तो बहुत ही बड़ी मूवी बफ हूँ, तो गाने का भी मुझे शौक है, लेकिन जब मुझे ये पता चला कि जिसका मैं इंटरव्यू ले रही हूँ वो भी बहुत अच्छा गाना गाती है, तो मैंने कहा भाई आई नीड टू लिसन, तो बस। जो भी आपका फेवरेट हो, फादर का ट्रिब्यूट। मुझे लगता है कि जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए, चिट्ठी ना कोई संदेश। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश,
जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। थैंक यू सो मच अनुप्रिया जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और ये सेशन की आपको बहुत बहुत बधाई और आने वाले चुनावों के लिए बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच। थैंक यू।